So hello everyone, in today's class we will discuss the summary of the play Waiting for Godot. इस summary के बाद हम देखेंगे इससे related important themes, important questions and जितने भी important RTC passages हैं जो पुराने previous year exams में पूछे गए हैं. So my name is एकता मुगल, आप देख रहे हैं Literature by Logic, our very own English literature channel. So let's start. So this play Waiting for Godot was written by Samuel Beckett in 1953 and इसका जो जॉनर है वो ट्रेजी कॉमेडी है, मतलब ये ट्रेजिक भी है एंड कॉमेडी भी है. देखो इसके अंदर ना आपको वैसे तो दोनों के एलिमेंट्स मिलेंगे, थोड़ा सा एक आधी बार आपको बुरा भी लगेगा पढ़ते टाइम और बहुत ज़्यादा आपको हंसी भी आएगी, बट ओवरऑल ना आप इस प्ले को सीरियसली नहीं ले सकते क्योंकि ये जो प्ले है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सटीक प्ले है एब्सर्ड थिएटर का. अब ये एब्सर्डिस्ट थिएटर क्या होता है? एब्सर्ड, द वर्ड एब्सर्ड मीन्स कि अनरीजनेबल होना, बेतुका होना, कि कुछ भी चीज़ कैसे भी कहीं भी हो जाती है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता. ठीक है, तो हमें यही चीज़ इस प्ले के अंदर देखने के लिए मिलेगी कि इतने सारे जो एक्शंस हो रहे हैं उनके पीछे कोई रीज़न ही नहीं है, उनका कोई सर पैर ही नहीं है. आप ये पूरा प्ले जब पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा अरे अच्छा ये एक्चुअली लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखा रहा है, मेटाफोरिकली बोल रहा है सारी चीज़ें लाइफ के बारे में, हमारी जो ज़िंदगी है वो कैसे चलती है, कि इस ज़िंदगी का कुछ मीनिंग है भी या नहीं, कि इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी बात करी जाएगी जो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी. एंड इस प्ले की जो सेटिंग रखी गई है वो ऐसी एक कंट्री साइड रोड है जो बहुत डेसोलेट एरिया है, मतलब खाली सा बंजर सा एरिया है. एक पेड़ है वहाँ पे जिसमें पत्ते वगैरह कुछ नहीं है, बंजर एरिया, बिल्कुल खाली एरिया, दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता. तो वहाँ पे दो लोग वेट कर रहे हैं किसी गोडो नाम के इंसान का जो कभी आता ही नहीं है. इन लोगों ने ना उसे देखा है ना उसने इन्हें देखा है, बस ये उसका वेट करे जा रहे हैं. एंड इनके जो सिर्फ 2 एक्ट का ये प्ले है एंड उन दोनों एक्ट में 2 दिन का इंसिडेंस दिखाया जाता है कि क्या क्या उनके साथ होता है. नाउ वी विल लुक एट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. तो सबसे पहले हमारे पास जब ये प्ले शुरू होता है तो 2 आदमी होते हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रोजन. ठीक है, जो ये दोनों एक तरह से दोस्त, मान लो इनको दोस्त होते हैं, किसी इंसान का वेट कर रहे होते हैं, बट इन दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर के होते हैं. जो व्लादिमीर होता है वो बहुत फिलोसफिकल होता है, बहुत सोचने वाला इंसान होता है, वो हर चीज़ के पीछे मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है कि इस चीज़ के पीछे क्या मीनिंग है, बहुत सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है. वहीं दूसरी तरफ जो एस्ट्रोजन है वो बहुत आलसी है, उसे बस सोना है, सपने देखता रहता है एंड जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे ज़्यादा लेना देना है. ठीक है, एंड चीज़ें भूल जाता है बहुत ज़्यादा, अपनी फिजिकल नीड्स जो है वो पूरी करनी है, बट फिर भी इन दोनों को भी लाइफ का मीनिंग कुछ मिल नहीं पाता पूरे प्ले में. नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है पोजो का. देखो जैसे ये एस्ट्रोजन एंड व्लादिमीर दोनों साथ साथ दिखेंगे, हमें पोजो एंड लकी साथ साथ दिखेंगे. तो पोजो जो है एक तरह से मालिक की तरह एक्ट करता है, इसमें वो मालिक बनता है किसका? लकी का. लकी बिल्कुल उसका स्लेव रहता है, वो एकदम ऐसे घुटनों पे चल के उसके साथ साथ चलता है जैसे कोई डॉगी हो, एंड उसके गले में उसने रस्सी बांधी होती है, तो वो जब रस्सी खींचता है तो वो लकी जो है एक्ट करता है. एंड जो ये पोजो है ये बहुत ही ऐसे लेविश तरीके से रहता है कि मैं तो बहुत ही ब्रिलियंट इंसान हूँ, बढ़िया इंसान हूँ, ऐसे मतलब बहुत अपने मुंह से अपनी वाहवाही करता है प्ले के अंदर. एंड लास्ट में एक कैरेक्टर हमारे पास आता है, एक बॉय जो मैसेंजर होता है गोडो का, जो इन्हें सिर्फ ये बताने आता है कि गोडो आज नहीं आएंगे, वो कल पक्का आएंगे. अब ये प्ले की शुरुआत होती है, उसमें हमें दिखाया जाता है कि एक सड़क है जो बिल्कुल सुनसान सी है एंड सारी तरफ बंजरपना हो रखा है. एक पेड़ है जिस पे एक भी पत्ता नहीं है. वहीं ये एक एस्ट्रोगन जो है हमारा गोगो, उसको प्यार से व्लादिमीर गोगो बुलाता है. तो एस्ट्रोगन है ना, उसका अपना जूता नहीं निकल रहा है, वो बड़ी मुश्किल से कोशिश करे जा रहा है कि ये जूता मेरा निकल जाए. तो वो व्लादिमीर को बोलता है देखो मेरा जूता नहीं निकल रहा. तो व्लादिमीर बोलता है छोड़ो उसे. अरे फिलोसफिकल वो बातें करने लग जाता है व्लादिमीर कि इस दुनिया का मतलब क्या है, इस लाइफ का मतलब क्या है, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाता है. तो जो एस्ट्रोगन है वो उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि मैंने ऐसे बड़ा भयानक सपना देखा. तो व्लादिमीर बोलता है मुझे तुम्हारे सपने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सपना वपना नहीं देखना, तुम्हारा सपना नहीं जानना. तो एस्ट्रोगन बोलता है अरे चलते हैं, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलो चलते हैं. तो व्लादिमीर उसे याद दिलाता है नहीं नहीं हम कहीं नहीं जा सकते, हम गोडो का वेट कर रहे हैं, वो आएगा यहाँ पे. तो वो दोनों खड़े रहते हैं. अब वो बात ही बात में इतनी ज़्यादा डिस्कशन करते
रहते हैं, सारी दुनिया की फालतू बातें करते हैं। तो वो बात करते करते ऐसे सोचते हैं क्यों ना हम सुसाइड कर ले, जीने में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ही जी रहे हैं, क्या मीनिंग है इस दुनिया का, क्या निकल रहा है। तो वो सुसाइड करने का सोचते हैं, बट वो बस वहाँ खड़े रहते हैं सोचते सोचते। अब ऐसे ही करते करते लकी और पोजो आता है। तो जो पोजो आता है वो बहुत एरोगेंट इंसान होता है एंड बहुत ऐसा बैशफुल टाइप होता है कि अपनी वाहवाही करने वाला। जो लकी होता है वो उसका सर्वेंट होता है, एक तरह से स्लेव की तरह वो एक्ट करता है। लकी के गले में रस्सी बांधी होती है पोजो ने एंड वो उसको एक तरह से डॉगी की तरह चलवा के लेके जा रहा होता है। जैसे ही वो उसकी रस्सी हिलाता है तो उसे कुछ ना कुछ इनेक्ट करना होता है। तो जो लकी है वो एक तरह से डम पर्सनैलिटी दिखाया। डम मतलब ब्रेन वाला डम नहीं, जो बोल नहीं सकता, वैसा डम कि वो बिल्कुल बोलता नहीं है जब तक पोजो उसे बोलने के लिए नहीं कहता। एंड इस लकी ने सामान उठा रखा है अपने हाथ में, बहुत ही भारी सा। वो जो सामान इसने लकी ने उठाया हुआ है वो एस्ट्रोगन एंड इससे व्लादिमीर पूछते हैं कि तुम इसे रख दो ना, इतना भारी सामान तुमने क्यों उठा रखा है, क्या है इसके अंदर, कंकड़ पत्थर से तुमने डाल रखे है। तो जो पोजो है वो उसकी जगह बोलता है कि नहीं, ये नहीं रखेगा, ये कुछ काम मेरे बोले नहीं करेगा और ये खुद से भी नहीं छोड़ेगा ये काम। तो इसमें इन दोनों का एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया कि किस तरीके से ह्यूमन की एक्सप्लॉयटेशन होती है। उसे खुद समझ में नहीं आता, वो जिसे अपनी लाइफ समझ रहा है उसकी लाइफ और बेहतर हो सकती है अगर वो गले की वो रस्सी खोल दे। तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये दिखाया गया कि लकी एक्चुअली कभी भी उस मोमेंट में वो रस्सी को खोल के भाग सकता है, बट वो बंधा हुआ है, उस वजन से बंधा हुआ है, उसके ऑर्डर से बंधा हुआ है, उसकी कमांड से बंधा हुआ है, या फिर साइकोलॉजिकली उससे बंधा हुआ है। तो ऐसे ये लोग दोनों चले जाते हैं, ऐसे बात करते करते लकी और पोजो सीन से एग्जिट कर जाते हैं। फिर एक लड़का आता है ऐसी टीनेज उम्र का, कि वो बताता है इनको, एस्ट्रोगन को और व्लादिमीर को, कि देखो आज तो गोडो नहीं आ रहे हैं, वो कल पक्का आएंगे, तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। अब ये एस्ट्रोगन उसको बोलता है व्लादिमीर को, अरे ये गोडो तो आ नहीं रहा, तो अब हमें क्या करना है। तो वो बोलते हैं हाँ चलो हम चलते हैं, हम चले जाते हैं यहाँ से, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो आज आ नहीं रहा है। तो वो ऐसे बोल देते हैं पर वो जाते नहीं हैं, वहीं खड़े रहते हैं। तो ये एक्शन दिखाता है प्ले में कि किस तरीके से जो हमारी ये दुनिया है, ये लाइफ है, बहुत स्टेगनेंट है, मतलब इमूवेबल है, कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होते। रिपीटेटिवनेस दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट एक्ट में दिखाया जाता है वही सेम जगह है जहाँ पे वो जो पेड़ था, बस उसमें थोड़े से अभी पत्ते आ गए। तो एस्ट्रोगन आता है एंड व्लादिमीर को बोलता है अरे यार मुझे तो ये कोई स्ट्रेंजर से मिले थे, उन्होंने मुझे पीट दिया। तो व्लादिमीर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, तो कभी अपने सपनों की कहानी सुनाता है, कभी मुझे अपने पिटने की कहानी सुनाता है। जो फिलोसफिकल बातें हैं वो व्लादिमीर वो करने लग जाता है। इतनी सारी जो बेतुकी वो बातें करते हैं, बातें करते करते वो सोचते हैं दोबारा से कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, सुसाइड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या हम किसका वेट कर रहे हैं, कुछ पता तो है नहीं, ना उसने हमें देखा है ना हमने उसे देखा है, तो चलो हम सुसाइड कर लेते हैं, हमारी लाइफ में वैसे भी कोई मीनिंग वगैरह है ही नहीं। तो वो जो एस्ट्रोगन होता है वो अपनी बेल्ट निकालता है कि पहले हम इस बेल्ट को टेस्ट कर दें, कहीं ऐसा ना हो हम गिर जाए। तो वो बेल्ट वाकई में टूट जाती है। तो वो सोचते हैं कि अच्छा अब ये बेल्ट टूट गई है तो चलो कोई बात नहीं, मरना कैंसिल, फिर कभी मरेंगे। तो वो इस तरह से वेट कर रहे होते हैं गोडो का। अभी भी वो काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने कल बात करी थी, बहुत सारी कन्वर्सेशन सेम तरीके से ही वो रिपीट करते रहते हैं। कि एस्ट्रोगन बोलता है मेरा जूते में दिक्कत हो रही है, मेरे सपने सुन लो, मुझे क्या सपने आए हैं। जो व्लादिमीर होता है वो अपनी फिलोसफिकल बातें करने में बिजी रहता है बहुत सारी। फिर दोबारा से जो पोजो और लकी होते हैं वो इस बार आते हैं, बट आज जो पोजो है वो अब अंधा हो चुका है। लकी अभी भी डम ही है एंड वो अभी भी उसका सर्वेंट ही है। एंड लकी के पीछे पीछे पोजो चल के आ रहा है, ठीक है। तो लकी, अब जो एस्ट्रोगन है वो बोलता है कि लकी तुम तो भाग सकते हो, अब तो ये अंधा हो गया, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। तो पोजो पीछे से बोलता है नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं भागने वाला नहीं है, ये यहीं रहेगा, ये मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेगा, ठीक है। तो जो लकी है वो वाकई में वैसे ही करता है कि अभी भी वो पूरा उतने ही डेड सीरियसनेस के साथ पोजो की सारी बातें मानता है। अब क्योंकि वो अंधा होता है, लकी जैसे रुक जाता है तो पोजो अंधा था ना, तो वो आगे चलते चलते उसे टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो अब एस्ट्रोगन उसे उठाने की कोशिश करता है, वहाँ पे एस्ट्रोगन भी गिर जाता है। फिर व्लादिमीर हेल्प करने की कोशिश करता है, व्लादिमीर भी गिर जाता है एंड लकी उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि लकी को ऑर्डर नहीं मिले हुए। अच्छा, पिछले एक्ट में एक सीन हुआ था जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि लकी को ऑर्डर बीच में मिलता है कि उसे जो है ना थिंक करना है, मतलब कुछ सोचना है। तो
वो एक बहुत ही लंबा मोनोलॉग बोलता है जिसमें कोई भी फुल स्टॉप नहीं होता। मोनोलॉग मतलब अपनी खुद का एक बहुत बड़ा डायलॉग बोलता है। जब उसे बोलने के लिए बोला जाता है उसका कोई सर पैर नहीं होता। मैं आपको आगे जाके वो उसका डायलॉग दिखाऊंगी कि वो क्या बोलता है, उसकी स्पीच का क्या मतलब निकलता है। एक्चुअली कुछ मीनिंग निकलता, दुनिया जहाँ भर के सारे वर्ड्स इधर उधर से कहीं भी फिट करके बस वो बोलता रहता है। तो वो पिछले उसमें होता है, इसमें बस ये अंधा, इसका पोजो अंधा हो जाता है एंड ये गिरने विरने का इसमें सीन होता है। फिर ये चले जाते हैं वहाँ से। अब ये चले जाते हैं तो दोबारा से एस्ट्रोगन एंड व्लादिमीर उसका गोडो का वेट कर रहे हैं एंड फिर से वही लड़का आता है, कोई और लड़का आता है, ये प्ले में मेंशन नहीं है। तो एक लड़का आता है, वो इनसे बोलता है देखो गोडो आज नहीं आएगा, वो कल पक्का आएगा। तो जो ये दोनों हैं वहीं खड़े रहते हैं, बोलते हैं देखो गोडो तो आ नहीं रहा, चलो चलते हैं हम। फिर दूसरा भी बोलता है हाँ चलो चलते हैं एंड वो बाद में जाते नहीं है, वहाँ खड़े ही रहते हैं। दोबारा से क्या चीज़ दिखाती है कि लाइफ इज़ स्टैग्नेंट एंड बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है। तो ये रिपीटेटिवनेस को दिखाती है इसमें बहुत ज़्यादा। नाउ वी विल डिस्कस द थीम्स ऑफ दिस प्ले। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस प्ले का थीम है, इट इज़ एब्सर्डिटी। मतलब जो ये ज़िंदगी है इसमें जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ये ही बेतुकी है, इसका कोई रीज़न नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बस हम ना रैंडमली सब ऐसे लाइफ हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जितने अपने दिमाग में फ़िलोसफिकल चीज़ें बना रखी है वो सही हो। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी व्लादिमीर की तरह ही है कि बस ख्याली दिमाग में हमारे बहुत ज़्यादा हम खुद से मीनिंग क्रिएट करते हैं, बट एक्चुअल में वो मीनिंग रियली एग्जिस्ट करते हैं नहीं इस दुनिया में। तो इसी के साथ हमें मिल जाता है सेकेंड पॉइंट, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ का मीनिंग है ही नहीं। कि अगर आप एक्चुअल में गहराई से सोच के देखोगे ना, जिस भी चीज़ को आप ये सोचते हो कि यार ये मीनिंगफुल है, ये एक सही चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है, तो वो उसके पीछे भी आपको लगेगा कि नहीं, फाइनली इसमें भी कोई मीनिंग नहीं मिला आपको। आज के टाइम पे भी आप देखोगे ना, कहीं पे भी कुछ भी कैसे भी हो जाता है, हम ऐसे सोचते हैं ये क्या हो गया। तो वो दिखाता है हमारी लाइफ की मीनिंगलेसनेस को कि कितना ज़्यादा रैंडमनेस है इस दुनिया में। नेक्स्ट इज़ अनसर्टेनिटी एंड होप। दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई है कि वो जब ऐसे सुसाइड का सोचते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो करे क्या। इतने टाइम से उसका गोडो का वेट कर रहे हैं पर वो आ भी नहीं रहा है, तो अनसर्टेन है कि कल आएगा या नहीं आएगा। तो वो सुसाइड का भी सोचते हैं एंड क्योंकि उन्हें वो कई बार डिसाइड करते हैं कि नहीं चलो चलते हैं, तो वो वहाँ खड़े भी रहते कि नहीं, जो व्लादिमीर है वो बोलता है कि नहीं वेट करते हैं, वो गोडो आएगा, हमें पता है वो आएगा। तो वो एक होप भी उनके अंदर जगी रहती है कि चलो कभी ना कभी तो वो आएगा ही। नेक्स्ट इज़ आइसोलेशन एंड कंपेनियनशिप। देखो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग नेचर वाली थीम्स है, बट एक साथ डाली हुई है। वो जो पूरी जगह थी जिस रोड पे वो खड़े थे जहाँ एक ही पेड़ था, वो जगह बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस थी। लेकिन जो ये दोनों थे एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। तो इस तरह से कंपेनियनशिप भी हो गई कि हम दोनों पागल है पर दोनों साथ है, तो साथ साथ ही हमारा जो होएगा देखा जाएगा। नेक्स्ट इज़ द ह्यूमन कंडीशन अंडर एंडलेस वेटिंग, कि हम इस दुनिया में किसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहे हैं, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हमने अपना गोल बनाया हुआ है एंड बस हम इसे एक होप में बैठे हैं कि कभी ना कभी तो हमारा वो गोल पूरा होगा, कभी हमारी लाइफ इस तरह की हो जाएगी या उस तरह की हो जाएगी। तो वो मीनिंग हमने खुद क्रिएट करा है। सोचो अगर आप अपनी लाइफ से किसी भी तरह का गोल हटा दो और किसी भी तरह का काम हटा दो या फिर जो ये पैसे है इसका सिस्टम हटा दो, देन व्हाट? उसके अलावा क्या आप इस दुनिया में से मीनिंग निकालोगे जो आपको ऐसे सेटिस्फेक्शन देगा मन ही मन कि हाँ दिस इज़ समथिंग आई कैन लिव माई लाइफ फॉर। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस प्ले। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट वेटिंग फॉर गोडो एज एन एब्सर्ड प्ले फोकसिंग ऑन द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ मैन। देखो आपको ना ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे PYQs में, जिसमें या तो सिर्फ एब्सर्डिटी को आपको डिफाइन करना होगा या फिर सिर्फ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को होगा या फिर इन दोनों का मिक्सचर होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया एब्सर्डिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी विदाउट एनी
रीज़न होता है, मतलब बेतुका सब कुछ होता है जिसका कोई सर ना पैर कुछ भी। जैसे इस प्ले के अंदर जो भी हुआ है उसका कोई आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये क्यों हुआ है, उसका आप कुछ रीज़न बता सकते हो कि दो लोग हैं वेट कर रहे हैं, कभी वो सुसाइड के बारे में सोचते हैं, कभी आलतू फालतू की बातें करते हैं, कुछ एक्शंस करते हैं एंड वेट करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं कि अपनी लाइफ में जाके कुछ ढंग का काम करो। अब वो ढंग का काम का भी कोई मीनिंग नहीं होता। अच्छा, आप लोग कुछ ऐसे होगे जो बोलोगे कि हाँ ढंग का काम हमारे लिए शायद सिर्फ पढ़ाई हो सकती है, हमारे लिए कहीं घूमना हो सकता है, कुछ अचीव करना हो सकता है, लेकिन किसी और इंसान के लिए कुछ और ढंग का काम हो सकता है, या कहीं भी कुछ ढंग का काम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये एब्सर्डिज्म है होता है जहाँ पे दुनिया की हर चीज़ बेतुकी है, कि कुछ भी होएगा, कुछ भी लोग करेंगे, वो सब रैंडम है, सबको मीनिंग हमने ही दिया है। अगर हम अपनी तरफ से वो मीनिंग निकाल दे, किसी को मैं कन्विंस कर लूँ कि भाई आप जो ये काम कर रहे हो ना, इसके पीछे कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है, आप ये क्यों कर रहे हो, छोड़ो इसे, तो उस इंसान की लाइफ में से मीनिंग ख़त्म हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब आपकी लाइफ में कोई मीनिंग ना रहे, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपको रहना है इस दुनिया में। एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब कि आप किसी मीनिंग की सर्च कर रहे हो। जो ये लोग दोनों गोडो का वेट कर रहे होते हैं ना, वो एक तरह से होप होती है कि उनकी लाइफ में एक मीनिंग है कि उन्हें गोडो से मिलना है। ठीक है, इस प्ले में भी एक चीज़ तो ऐसी निकल ही आई कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में भी कुछ एक ऐसे स्टूपिड सी चीज़ इन्होंने पकड़ रखी है कि हाँ हम गोडो का वेट करेंगे। मान लो इन्हें कन्फर्म्ड हो जाता है किसी दिन कि गोडो तो आने वाला है ही नहीं कभी भी, तो अब ये क्या करेंगे इस दुनिया में। वो तो सुसाइड का ऑलरेडी सोच रहे थे, तो अब शायद सच में ही सुसाइड कर लेंगे, और बहुत ही कैजुअल वे में वो सोचते हैं ऐसे सुसाइड करने का, ये नहीं कि बहुत डिप्रेस्ड है या ऐसा कुछ। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी दिखा रहा है एंड एब्सर्डिज्म भी दिखा रहा है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे, आप इतने जितने मैंने पूरा आपको समरी दी है ना, उससे छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। इसमें आप मेनली कौन सा पॉइंट लिखोगे कि फ्यूटिलिटी है, मतलब खालीपन है, कोई किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। एंड आप ये सारे पॉइंट्स दिखा सकते हो कि किस तरीके से जो लाइफ है उसमें सिर्फ रिपीटिशन होती रहती है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है जो पोजो एंड लकी के कैरेक्टर के थ्रू दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वेटिंग फॉर गोडो विद सूटेबल एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमें जो ये प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, इसका स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहला जब हमारा ये प्लॉट शुरू ही होता है उसमें हमारे पास दो एक्ट आ जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, सिमिलर से इसमें एक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर वही रिपीटेटिवनेस दिखाई गई है, एक साइकिल है जो चलती रहती है, कि एंडलेस वेटिंग इसमें है, कि अनसर्टेनिटी दिखाई है कि जो गोडो है वो खुद तो कभी आता नहीं है, एक लड़के को भेज देता है हमेशा से कि उनसे बोलो मैं कल आऊँगा, तो उनके लिए एक होप भी दिखाई है इसके अंदर, और एंडलेस वेटिंग दिखाई है। अदरवाइज कोई इसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है कि जैसे एक प्लॉट लिखा जाता है उसमें रेजोल्यूशन होता है, उसमें क्लाइमेक्स होता है, उसमें ड्रामा होता है, वो सारी चीज़ें जो हमारा कन्वेंशनल प्लेस में लिखी जाती है उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस प्ले को हम एब्सर्ड प्ले बोलते हैं। जो इसमें बहुत सारे साइलेंसेस भी आते हैं, पॉजेस भी आते हैं, एक जो चीज़ एक्शन चल रही होगी एकदम से वो टूट के दूसरा कोई एक्शन चलने लग जाएगा, क्योंकि उन दोनों को जोड़ने का कोई वो नहीं है, मीनिंग भी नहीं निकलता, एंड जो पहले एक्शन हो रहा था ना उसका मीनिंग था, जो बाद में एक्शन हो रहा है ना उसका मीनिंग है। तो जो स्ट्रक्चर है वो किससे मेल खाता है, एब्सर्डिज्म से एंड एग्जिस्टेंशियल, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसका, एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लकी स्पीच इन वेटिंग फॉर गोडो। देखो लकी की स्पीच मैं यहाँ पे आपके सामने डाल रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड ओनली द स्टार्टिंग 2-3 लाइन्स, क्योंकि ये पूरा जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल ही फिजूल टेक्स्ट है। इसमें कुछ ऐसा एक आप वर्ड का मीनिंग या आप मुझे वो नहीं बोल सकते कि ये एक सेट सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें से एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, ऐसा कोई भी उसने वो नहीं यूज़ किया। एंड ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा टेक्स्ट, उसमें बहुत बड़ी स्पीच देता है जिसमें पूरे उसमें कोई मीनिंग नहीं है। देखो आई एम गोइंग टू स्पीक इट नाउ। गिवन द एग्जिस्टेंस एज अटर्ड फोर्थ इन द पब्लिक वर्क्स ऑफ पंचर एंड वाटरमैन ऑफ अ पर्सनल गॉड क्वा विद वाइट बियर्ड क्वा आउटसाइड टाइम विदाउट एक्सटर्नल
extension, who from the heights of divine apatheia, divine athambia, divine aphasia, loves us dearly with some exceptions for reasons unknown but time will tell and suffers like the divine Miranda. बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है बट इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अब आपको ये पता चल गया कि जब अपोज़ो लकी को बोलता है कि सोचो, ठीक है, अब जो लकी का दिमाग है वो इतना ज़्यादा डैमेज्ड है कि वो एक तरह से ह्यूमन कंडीशन को भी दिखा रहा है कि इंसान के दिमाग में ना जैसे उसे बहुत मैकेनिकल हो गया, तो सोचने पे वो दुनिया भर की सारी जो जितने वर्ड्स है जो मेल नहीं खाते उन्हें एक साथ जोड़ देता है बस, चाहे उनका मीनिंग निकले या ना निकले। तो यहाँ पे हम इसकी स्पीच के बारे में क्या क्या कमेंट लिखेंगे कि इट इज़ अ लॉन्ग इनकोहेरेंट एंड फ्रेगमेंटेड मोनोलॉग, बहुत ही लंबा है। इनकोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब होता है जुड़ना, एक दूसरे से मेल खाना, इनकोहेरेंट उसका उल्टा हो गया कि कोई भी वर्ड एक दूसरे से मेल नहीं खाता, ठीक है। फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड मतलब टूटा हुआ मोनोलॉग है ये। तो आपको सबसे पहले आंसर में ये लिखना है लकी स्पीच इज लॉन्ग incoherent and fragmented monologue. Next is it satirizes philosophical, religious and academic ideas showing their relevance. तो बेसिकली ये जो लकी की स्पीच है ये दिखा रही है कि दुनिया ने जो इतना ज़्यादा सोच समझ के इतना मीनिंग निकाला है वो सब भी मीनिंगलेस ही है, ना ही कोई साइंस मीनिंग रखता है, ना ही कोई फिलोसफिकल आइडियाज़ मीनिंग रखते हैं, कोई चीज़ यहाँ पे कुछ मीनिंग रखता, सब मीनिंगलेस है। नेक्स्ट इज द स्पीच रिफ्लेक्ट्स द अब्सर्डिटी एंड कन्फ्यूजन ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि आज की दुनिया में कितनी ज़्यादा चीज़ें बेतुकी है, बिना सर पैर की है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, बहुत ही स्टूपिड सा इंसान है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर लेता है। जो एक्चुअल पोटेंशियल इंसान रखता है, जो बहुत टैलेंटेड इंसान रहता है, कई बार वो बहुत पीछे रह जाता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि क्रिमिनल्स को तो भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं और जो इंसान वाकई में डिज़र्व करता उसको कोई नहीं पूछता। तो ये लाइफ की मीनिंगलेसनेस है कि इंसान की बुद्धि है जो अपने सामने हो रहे हर चीज़ को ज़्यादा सोचने समझने की टेंशन ही नहीं लेते कि ठीक है जो है देखा जाएगा, भेड़ चाल के उसमें चलते हैं। नेक्स्ट इज आयरनिकली द यूजुअली साइलेंट लकी स्पीक्स एंडलेसली व्हेन ऑर्डर टू थिंक। तो ये चीज़ बहुत ही आयरनिक होती है कि जो वो लकी है वैसे वो डम कैरेक्टर होता है, वो बोलने वाला कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन जैसे उसे थिंक के लिए बोला जाता है कि सोचो, तो वो इतना ज़्यादा बोलता चला जाता है जिसका कोई मतलब वो ही नहीं है, ना ही उसका कोई मीनिंग है। वो इतनी लंबी स्पीच होती है ऐसा लगता है कि इसका कोई एंड भी नहीं है। इट रिपीट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इन द सोसाइटी। तो एक तरह से ये जितनी भी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होता है उसको तोड़ता है, ठीक है। प्ले की सेंट्रल थीम को दिखाता है कि लाइफ में कितनी कन्फ्यूजन है, ओके। एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द ह्यूमन कंडीशन, की ह्यूमन कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है वो उसकी स्पीच से पता चलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम इन वेटिंग फॉर गोडो। देखो ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है। अब आप ये सोचोगे कि इस प्ले में टाइम का ऐसे क्या रेलेवेंस है। टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्ले के अंदर, जितना इसके कैरेक्टर्स नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमें दिखाया गया कि टाइम को बहुत ही वेग तरीके से यूज़ करा गया कि मतलब सारी चीज़ें रिपीट हो रही है ना, हर रोज़ सेम सी चीज़ें होती रहती है कुछ ना कुछ। तो ये वेग है, वेग मतलब अजीब सा है कुछ। द प्ले लैक्स अ क्लियर सेंस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसमें ये नहीं दिखाया जाता क्या चीज़ पास्ट में है, क्या चीज़ प्रेजेंट में है, क्या चीज़ फ्यूचर में। तो टाइम को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके दिखाया है। डे सीम्स इंडिस्टिंग्विशेबल एज बोथ एक्ट्स रिपीट सिमिलर इवेंट्स। तो ऐसा लगता है कि ये जो इवेंट्स है ये एक ही दिन हुए हैं, एक ही इवेंट है, बट वो अलग अलग दिन पे हो रहे हैं। तो उनमें आप ऐसे डिफरेंस क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन से दिन हुआ है, ये कौन से दिन हुआ है। कैरेक्टर्स फ्रीक्वेंटली फॉरगेट व्हाट हैपेंड बिफोर रिफ्लेक्टिंग अनसर्टेनिटी। तो जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नेचुरली रिपीट होती रहती है, बट हम ऐसे इतना ज़्यादा उस पर गौर नहीं फरमाते कि ये काफ़ी हद तक सेम चीज़ें हमारी लाइफ में पहले कल परसों भी तो हुई थी। हमने वही खाना खाया था, वही हमने कुछ काम किया था, सेम यही सारी चीज़ें
बट इस प्ले में जब वो सारी चीज़ें रिपीट होती है तो हम बड़े उससे ऐसे सोचते हैं कि अरे इनके साथ तो ये रिपीट होता है, और उस प्ले के कैरेक्टर्स भी उस पर फोकस नहीं करते। नेक्स्ट इज गॉडोज एंडलेस पोस्टपोनमेंट सिम्बलाइजेस लाइफ्स अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, कि गोडो कभी आता ही नहीं है, वो हमेशा कल के ऊपर टाल देता है कि मैं कल आऊँगा कल आऊँगा कल आऊँगा बोल के, कि भाई एक तो अनसर्टिनिटी है कि आएगा भी या नहीं, और एक होप दे देता है लास्ट में कि हाँ कभी ना कभी तो ऐसे आ ही जाएगा। और जो इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो कभी फुलफ़िल होती नहीं है, बस वो इंतज़ार में रह जाता है कि हाँ कभी ना कभी तो मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो टाइम जो है साइकिल के उसमें मूव करता है, कोई ऐसे प्रोग्रेस नहीं होती, ऐसे नहीं दिखाया जाता कि हाँ कल किसी एक्शन में इम्प्रूवमेंट हुई है, नहीं, वो अगले दिन सारे एक्शन सिमिलर तरीके से होते हैं, बस एक आधी दो की चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है। The barren settings remains unchanged, reinforcing the timelessness। तो जो सारी वहाँ की सेटिंग होती है, उन लोगों का बिहेवियर होता है, उन लोगों की बातें होती है, वो सारी सेम रहती है। तो यहाँ पे भी दिखाते हैं कि सब चीज़ें ना टाइमलेस है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रही है। डायलॉग लाइक वॉज इट येस्टरडे हाईलाइट्स कन्फ्यूज्ड टाइम परसेप्शन, मतलब जो कैरेक्टर्स है वो टाइम को लेके काफ़ी कन्फ्यूज्ड भी थे इसमें। बेकेट यूजेस टाइम टू रिफ्लेक्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ मीनिंगलेसनेस। वही मैंने जो आपको बताया कि पूरा प्ले ही मीनिंगलेसनेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मेन थीम है। सेम ऐसी जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मीनिंगलेसली यूज़ किया गया है, कि जो टाइम है ना ही उसका कोई सेट तरीके से जो एक मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल ने क्या बोला था, हमारी यूनिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आज ये एक्ट इतने बजे हो रहा है कल इतने बजे कर देगा। तो जो सैमुअल बेकेट है उसने तो ये सारा नोशन सबसे पहले तोड़ देता कि ये टाइम का मेरे को कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को मैं नहीं बताऊंगा कि ये जो एक्ट 2 है ये कहीं 10 साल पुराना तो नहीं है, ये गोडो का कहीं 50 साल पहले से तो नहीं वेट कर रहे, इतने बूढ़े ये कैरेक्टर्स हो चुके हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट आरटीसी पैसेजेस। सो आवर फर्स्ट पैसेजेस, astride of a grave and difficult birth, down in the hole lingeringly, the grave digger puts on the forceps. We have time to grow old. The air is full of our cries, but habit is a great deadener. ये लाइंस बोल रहा है व्लादिमिर। देखो जहाँ पे भी बहुत डीप फिलोसफिकल बातें होंगी वो व्लादिमिर बोलेगा, एस्ट्रोगन को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो ये लाइंस है ये बहुत ही डीप है एक्चुअली पूरे प्ले में, वैसे तो कहीं कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल इतना है नहीं, बट ये लाइंस बहुत मीनिंगफुल है। देखो सबसे पहली जो लाइन है एस्ट्राइड, एस्ट्राइड का मतलब क्या होता है, सवार होना, ठीक है, किसी चीज़ पे सवारी करना। एस्ट्राइड ऑफ अ ग्रेव एंड डिफ़िकल्ट बर्थ, मतलब हम ग्रेव और एक डिफ़िकल्ट बर्थ इन दोनों पे एक साथ सवार होते हैं। डाउन इन द होल लिंगरिंगली द ग्रेव डिगर पुट्स ऑन द फोर्सेप्स, मतलब फोर्सेप्स मतलब जब हम पैदा होते तो हमारी बर्थ कैनाल काटी जाती ना, तो वैसे ही मतलब जो ग्रेव का रक्षक है वो हमारी बर्थ कैनाल काटता है। ग्रेव डिगर मतलब जो ग्रेव को डिग करने वाला, मतलब जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारी मौत की तैयारी भी साथ साथ शुरू हो जाती है। वी हैव टाइम टू ग्रो ओल्ड, मतलब हमारी वैसे तो ये ज़िंदगी बहुत लंबी होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हम डेथ के टूवर्ड्स ही है। द एयर इज़ फुल ऑफ आवर क्राइज, तो ये इस लाइन में बोल रहा है ये व्लादिमिर कि जो ये हवा है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का दुख है, दर्द है, तभी हमें रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बट हैबिट इज़ अ ग्रेट डेडनर, तो ये जो लाइन है हैबिट इज़ अ ग्रेट डेडनर, इट मीन्स कि जो चीज़ सेम रिपीटिव तरीके से होती रहती है वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डल बना देती है और ज़्यादा मीनिंगलेस बना देती है। द नेक्स्ट लाइन्स आर, हैव यू नॉट डन टॉर्मेंटिंग मी विद योर अकर्स्ड टाइम, वन डे इज़ दैट नॉट इनफ फॉर यू, one day he went dumb, one day I went blind, one day we are born, one day we will die। अब सोचो ये लाइंस कौन बोल रहा होगा, ये लाइंस बोली है पोजो ने, ठीक है। तो वो सबसे पहले जो ये लाइन है इसमें बेसिकली दिखा रहा है कि मीनिंगलेसनेस है, टाइम का फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर। हैव यू नॉट डन टॉर्मेंटिंग मी विद द अकर्स्ड टाइम, मतलब ये जो टाइम है ये एक तरह से कर्स का है, मतलब श्रापित समय है कि मैं जो इतना ज़्यादा गुस्से में हूँ कि मेरी जो आज ये हालत हो गई है।
तो इसकी क्या हालत हुई है, ये अंधा हो गया। तो ये बोल रहा है कि एक ही दिन में क्या ये इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए कि मैं जो ये लकी जो है ये गूंगा हो गया और मैं अंधा हो गया हूँ। एक दिन हम जीते हैं और एक दिन हम मर जाते हैं। तो ये मीनिंगलेसनेस और एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी दिखा रहा है उसे, एक तरीके से ना बड़ी वो हो रही है कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि हमारी लाइफ में कुछ भी एक सेट तरीके से नहीं चलता है, तो ऐसी ज़िंदगी में मीनिंग ढूंढना बहुत मुश्किल है। द नेक्स्ट लाइन इज सपोज वी रिपेंटेड आवर बीइंग बॉर्न। तो ये लाइन किसने कही है, व्लादिमीर ने कही है। ये लाइन बेसिकली वो कह रहा है कि सोचो कैसा हो कि हमारा जो ये पैदा होना है इसी को हम रिपेंट करें, इसी पे हम शोक जताएं, दुख मनाएं कि हम क्यों पैदा हो गए। तो ये सारे ख्याल उसके दिमाग में कहाँ से रहे, क्योंकि उसको इस ज़िंदगी का कोई मीनिंग तो समझ में आ नहीं रहा है, प्लस इतने सारे दुख और दर्द और आप पड़े हैं, कोई पर्पस है नहीं इस लाइफ का, तो क्यों ये दुख मिल रहे हैं अगर कहीं से कुछ पर्पस भी नहीं है, कुछ हमें ऐसे खुशी भी नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक सेट रूटीन में सेम चीज़ बार बार होती रहती है, मीनिंगलेस है ये पूरी लाइफ, कहीं भी कोई मीनिंग तो नज़र आता नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी को जी के भी क्या ही करना था, अगर हम ना ही पैदा होते तो बेहतर होता। तो ये बहुत ही डीप सेंस में बोलता है जो इस पूरे थीम का इस पूरे प्ले की थीम को जताता है। Okay, so now we have reached the end of this video and there are still few important RTC passages that are still left, so don't worry, we will definitely cover them. I will give you the update soon about the live class, okay? And if you have watched this video till now and you have liked it, so please give me a thumbs up and also click on the subscribe button. Thank you so much. मिलते हैं हमारी next video में, तब तक के लिए take care, bye bye.